हेलो फ्रेंड्स, सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि ये मेरी दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो आप सभी ने देखी होगी और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे उसका मिला है, सो उसके लिए थैंक यू सभी को। तो फिज़िक्स की ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी 11th क्लास की। तो चैप्टर 1 फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। उससे पहले मैंने पहली जो मेरी वीडियो थी उसमें आप सभी को इंट्रोड्यूस कराया था फिज़िक्स से कि व्हाट एक्चुअली द फिज़िक्स इज़, और वहाँ डेफिनेशन भी थी कुछ क्लासिकल और मॉडर्न फिज़िक्स से रिलेटेड, और मैंने समझाया था कि फ़िज़िक्स क्या है एक्चुअल में। तो यूनिट मैंने स्टार्ट अभी की नहीं है, शायद आज भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उससे पहले मैं ये मानता हूँ कि अगर फिज़िक्स हम पढ़ेंगे 11th क्लास की तो चैप्टर हमें सारे एक बार एनालाइज करने चाहिए स्टार्टिंग से एंड तक कि कितने चैप्टर हैं और हर चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट्स है, उस हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन और चैप्टर के अंदर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है। अगर आप जानेंगे नहीं और बिना जाने ही चैप्टर को उसके अंदर से डेरिवेशन और डेफिनेशंस पढ़ने लग जाएंगे तो आपको उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा जितना आपको चैप्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर है जैसे फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, तो इस चैप्टर में है क्या, फिज़िकल वर्ल्ड क्या है, मेजरमेंट क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे उसकी एप्लीकेशंस है, वो सारी चीज़ हमें पता हो। तो मैं आपको एक जर्नल व्यू जो है हर चैप्टर का यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए। तो पहला चैप्टर जो है फिज़िक्स का है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो जैसा नाम से हमें पता चल रहा है कि फिजिकल वर्ल्ड, यहाँ ये एक मैं कहूँगा कि इस फिज़िक्स का एक बेस जो है ये चैप्टर बनाता है, क्योंकि यहाँ पर हम मेजरमेंट, आप जानते हैं कि मेजरमेंट के बगैर कुछ भी यहाँ पॉसिबल नहीं है फिज़िक्स में खासकर, क्योंकि हर चीज़ की एक मैग्नीट्यूड और यूनिट हमें पता होनी चाहिए अगर हम कवर अप करेंगे इस पूरी फिज़िक्स को। तो मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वहाँ पर वॉल्यूम है, मास है, टाइम है, तो इन सभी का हमें जो है अगर अच्छे से नॉलेज चाहिए तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। कैसे मेजरमेंट किया जाता है, टेम्परेचर को कैसे मेज़र करेंगे हम, प्रेशर को मेज़र करने की यूनिट क्या है, तो हर चीज़ ये हमें ये चैप्टर देगा। फिज़िकल वर्ल्ड हम जानते हैं, फिज़िकल फिनोमेना जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे चारों ओर जो घटनाक्रम हो रहा है उससे रिलेटेड है। यहाँ जो है हम मेजरमेंट में कुछ एरर से रिलेटेड भी पढ़ेंगे, काफ़ी एरर्स हैं जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लेबोरेटरी में, वहाँ कितने टाइप के एरर्स हैं और कौन कौन से एरर वहाँ पर आते हैं हमारे मेजरमेंट में, वो सारे एरर हम यहाँ पर कवर करेंगे और यूनिट्स करेंगे। और डायमेंशंस जो है, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर 1-2 डायमेंशन पूछे जाते हैं। CBSE में अब खासकर 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वहाँ पर ज़रूर डायमेंशन स्ट्राइक करेगा। तो हम 20-30 डायमेंशंस भी जो है कवर करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होंगे। तो पहली यूनिट हमें इतना ही बताती है फिज़िक्स से रिलेटेड यहाँ पर। तो अब बात करते हैं हम सेकेंड यूनिट की, काइनेमैटिक्स। बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है काइनेमैटिक्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, मैं कहूँगा पूरा बेस इस फिज़िक्स का जो है ये काइनेमैटिक्स है। बच्चे स्टार्टिंग से ही जो है इसको थोड़ा टिपिकल मानते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स इसके छोड़ देते हैं। जी हाँ, सबसे लेंथी यूनिट है और वेटेज भी इसकी बहुत अच्छी है, नियर अबाउट 12 to 15 मार्क्स का यहाँ से पेपर में जो है क्वेश्चंस आते हैं डेरिवेटिव। यहाँ पर काफ़ी डेरिवेशंस भी हैं इस यूनिट में, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस भी हैं। तो बहुत अच्छी यूनिट है। एक्चुअल में काइनेमैटिक्स है क्या, हम ये जानेंगे। काइनेमैटिक्स एक ब्रांच है यहाँ पर, फिज़िक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड जो है स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्चुअली क्या है और किस पोजीशन में, इनिशियली किस पोजीशन में और फाइनल उसकी क्या पोजीशन होगी, ये काइनेमैटिक्स है। काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of the motion of the object
एंड चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, ये सारा काइनेमेटिक्स में आता है। और काइनेमेटिक्स एक्चुअल में क्या है कि यहाँ हम ग्रेविटी और फोर्स को हटा के जो एक ऑब्जेक्ट की मोशन है, ऑब्जेक्ट की चेंज पोजीशन हो रही है टाइम के साथ, उसको हम स्टडी करते हैं। फोर्सेस एनालाइज यहाँ हम नहीं करते हैं कि कौन सा फोर्स जो है इसको ऑब्जेक्ट को जो है मूव करा रहा है, ये हम इस पे हम नहीं जाएंगे। काइनेमेटिक्स में हम केवल यही चीज़ें एनालाइज करेंगे। और उसके बाद जो है स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, ये सब चीज़ें जो 9th क्लास में आपने पढ़ी है, वो सारी चीज़ें यहाँ हम अब इन डेप्थ में जाकर स्टडी करेंगे। यही काइनेमेटिक्स है एक्चुअल में। काइनेमेटिक्स का मीनिंग ही मोशन है। किसी चीज़ के मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड अगर हम पढ़ें, जैसे रेस्ट और मोशन, यहाँ पर दो टर्म है होंगी। जो रेस्ट होता है, रेस्ट एक्चुअल में क्या है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, ये हमें पता है कि भाई रेस्ट में कैसे, कोई बॉडी स्टेशनरी है तो वो रेस्ट में है, मूविंग में है तो हम बोल देते हैं कि वो मोशन में है। तो ये क्या है रेस्ट मोशन, ये जानेंगे कि फिजिक्स क्या कहती है। एनसीईआरटी में आता है कि रेस्ट इज अ स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट विच एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to the time or with respect to the surrounded world, same as motion. An object is said to be in motion when it is when its position change with the time with respect to the surrounding. इस surrounding word यहाँ पर जो दोनों definitions में आया है, ये बहुत important है। Actually में दोनों ही rest और motion, दोनों ही जो चीज़ें हैं, ये एक दूसरे से relative हैं। जी हाँ, डिफरेंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ये रिलेटिव है। कोई भी चीज़ एक वक्त में रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको बोलते हैं। तो आगे हम यूनिट में एक्चुअल में जानेंगे कि कैसे ये सब काम करता है। ट्रेजेक्ट्रीज कैसे जो है हम मेज़र करते हैं किसी पैराबोला की। इस यूनिट की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन और जियोमेट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है काइनेमेटिक्स में। जी हाँ, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है और फिजिक्स में इसको यूज़ किया जाता है एप्लीकेशंस के लिए। जैसे हम चंद्रयान हमने सेंड किया, क्यूरियोसिटी रोवर जो है मून पे सेंड किया, तो ये है यहीं से हम एनालाइज करते हैं कि भाई हमें कितने टाइम में अपने रोवर को जो है रॉकेट को लॉन्च कराना है, कब वो उसका जो पोजीशन चेंज होगी, कब वो वहाँ पर लैंड करेगा, मिनिमम फ्यूल में, मिनिमम एफिशिएंसी, मिनिमम एनर्जी से, सब काइनेमेटिक्स देता है। आज हम इतने टेक्नोलॉजी है, जेट्स प्लेन मूव कर रहे हैं, एरोप्लेन, गाड़ियाँ इतनी हाईटेक बन रही है, पिकअप गाड़ी होगा कितना तेज़ आजकल के वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं। और उस गाड़ी की स्पीड, हर चीज़ यहाँ काइनेमेटिक्स की ही इंजीनियरिंग जो है वहाँ पर काम करती है। काइनेमेटिक्स की हेल्प से ही आज हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लेके आए हैं। और जहाँ हम फिजिकल वर्ल्ड से ही पूरी फिजिक्स को पढ़ेंगे। एक्चुअल मेरा काम क्या है कि फिजिक्स को इमेजिनेशन आपको डालना पड़ेगा, हर चीज़ में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यही मैं चाहता हूँ कि आप ये सब करें। तो लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ हम पढ़ेंगे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। और काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता, नेक्स्ट यूनिट है लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन में डिफरेंस क्या है। जी हाँ, दोनों ही बहुत अच्छी जो है हमें पोजीशन से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से रिलेटेड जो है नॉलेज कराती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमें मैथमेटिकल और ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन से ही पोजीशन को एनालाइज कराती है 3 कोऑर्डिनेट्स में। लेकिन लॉज ऑफ मोशन उसका एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देती है। जी हाँ, कैसे एक फोर्स काम करती है पोजीशन को चेंज कराने में, वो लॉज ऑफ मोशन हमें बताते हैं। और काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं वो हमें मैथमेटिकल और डेरिवेशन जो है के हिसाब से काम कराती है। तो काइनेमेटिक्स में पैराबोला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, हाइट है, रेंज है ऑब्जेक्ट की, कितनी हाइट तक जाएगा, किस एंगल पे हम ऑब्जेक्ट को जो है लीव करें
और थ्रो करें और किस एंगल से वो कितनी हाईएस्ट रेंज पे को जो है डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, ये सब जो है काइनेमैटिक्स में आता है। मैं इस यूनिट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ। इसको लीव बहुत बच्चे करते हैं, ये मुझे बहुत दुख है। मैंने भी इसको लीव किया था जब मैं ये पढ़ता था, लेकिन एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रेवोल्यूशनरी जो है पार्ट है इस फिजिक्स का। बाकी सब कुछ हम यूनिट में कवर करेंगे बहुत अच्छे से। अब जो है चैप्टर 3 की हम बात करते हैं, लॉज ऑफ मोशन। जी हाँ, न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे 9th क्लास में भी पढ़ते हैं और इवन उनको लगता है कि ये बहुत इजी है। जी हाँ, बहुत इजी है। क्लासिकल जो वर्ड, ये क्लासिकल वर्ड से जो है ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है। यहाँ मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है। क्लासिकल फिजिक्स के ही मैकेनिक्स सारे इसमें यूज़ होते हैं। आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, न्यूटोनियन लॉ इनको बोला जाता है। तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में 3 लॉज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स से रिलेटेड है और एक्सेलरेशन यहाँ पर काम करता है, वर्क डन जो है काम करता है। और फर्स्ट लॉ जैसे न्यूटन का डिफाइन करता है फोर्स को, सेकंड लॉ डिराइव करता है फोर्स को, और थर्ड लॉ जो है फोर्स की डायरेक्शन हमें बताता है कि भाई एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये पेयर में काम करता है एक्चुअल में। और ये तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ काम करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या, हर जगह हम जितना भी कुछ इस फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, नियरली ये सारा का सारा जो है लॉज ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स वहाँ भरे पड़े हैं। तो उतना कोई वो है नहीं इसमें। इसके बाद हम यहाँ पर एक पढ़ेंगे मोमेंटम। ये मोमेंटम वर्ड यहाँ पूरी फिजिक्स में चलेगा ये। तो लॉज ऑफ मोशन में उसको स्टार्टिंग में डिफाइन किया गया है मास इनटू वेलोसिटी से। तो जानेंगे कि मास इंडिपेंडेंट है या वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। तो ये सब हम अच्छे से कवर अप करेंगे यहाँ पर यूनिट में। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है यहाँ पर। रॉकेट की एक रॉकेट प्रोपल्शन की एक यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है, वो भी डिराइव करेंगे। अच्छे से जानेंगे कैसे रॉकेट जो है अब थ्रस्ट देता है, और सेकंड और थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज़ करता है। तो मिनिमम फ्यूल कैसे उसका जो है मिनिमम फ्यूल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, रेजिडुअल मास क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। पुली प्रॉब्लम भी। तो सेकंड यूनिट जो थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट भी है यहाँ पर, जिसमें हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स क्या है एक्चुअल में, जो एक हम सब जानते हैं फ्रिक्शन जो है एक फोर्स होती है। इसको सॉलिड्स के बीच में ये लगती है। अगर लिक्विड में हम फ्रिक्शन की बात करें तो विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है, विस्कस फोर्स होती है ये। यहाँ पर हम फ्रिक्शन की बात करेंगे। सॉलिड बॉडीज़ के रफ सरफेस के बीच में जैसे हम चलते हैं, वो फ्रिक्शन के कारण चल पाते हैं, सब फ्रिक्शन है। टायर्स में जो हमारे जो है कटिंग होती है, वो फ्रिक्शन को पैदा करने के लिए होती है। हमारी जो फुटवियर है उसमें भी कटिंग्स होती है नीचे, सब फ्रिक्शन देने के लिए। फ्रिक्शन नेसेसरी भी है, इवल भी है हमारे लिए, वो सब हम यहाँ जानेंगे। पहाड़ों में हम ड्राइविंग करते हैं, कैसे स्लाइडिंग होती है, सब जो है थर्ड यूनिट लॉज ऑफ मोशन में जानेंगे। क्योंकि जैसा कि नाम ही इसका मोशन से है, तो यहाँ पूरा जो है मोशन के बारे में, काइनेमैटिक्स में भी हम मोशन के बारे में जानते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वो मैथमेटिकल और डेरिवेटिव इंटीग्रेटिव रेस्पेक्ट से जानेंगे, मैथमेटिकल और ग्राफिकल से। लेकिन लॉज ऑफ मोशन में हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि थ्योरेटिकली वो क्लासिकली मैकेनिज्म से कैसे काम करती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो फोर्स पे ज़्यादा ये डिपेंड करता है। फोर्थ जो यूनिट है वो हमारी वर्क पावर एंड एनर्जी है। वर्क पावर एंड एनर्जी तो इतना कुछ जानने के लिए है नहीं, छोटी सी ये यूनिट है, इतनी बड़ी यूनिट है नहीं। केवल 3 ही ये टर्म्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी ही यूनिट जो है कवर हो जाती है। पहली है वर्क, दूसरी है पावर और थर्ड है एनर्जी। जी हाँ, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क क्या है एक्चुअल में, हम पूरे दिन में जो भी कुछ करते हैं वो वर्क होता है। हम चलते हैं वो भी वर्क डन है, हम किसी चीज़ को पुल करते हैं वर्क डन, पुश करते हैं वर्क डन, हर चीज़ वर्क डन है। हर चीज़ हम कुछ उठा के चलते हैं वो भी वर्क डन है। तो यही वर्क है। वर्क डन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, देखिए डेफिनेशन तो एनसीईआरटी में भी है, हर जगह मिल जाएगी आपको। समझने का इसमें क्या है कि अगर मैं किसी चीज़ को
पुश करता हूँ तो मान लिया ये बॉक्स है और ये एक सरफेस पे है, मैं इसको अगर पुश करता हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये कितना डिस्टेंस, ये जो है यहाँ से मान लिया इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ गया है। ये तो मान लिया ये जो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये जो इसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस और मैंने जितना फोर्स लगाया है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आएगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कितना काम किया है, मैंने कितना वर्क डन किया है, जितना मैंने फोर्स लगाया है और जितना मैंने उस बॉडी को मूव कराया है, केवल दो ही फैक्टर यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करोगे वर्क डन आ जाएगा, सिंपल। और यहाँ पर और इतना कुछ खास है नहीं वर्क डन में, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो वर्क डन भी होते हैं, यूनिट में पढ़ेंगे। और वर्क डन काफ़ी थ्योरम्स भी हैं इसमें। सेकेंड बात करते हैं पावर की। एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टर्म है, हम 11th क्लास के हिसाब से इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन पावर और एनर्जी का जो फंडा है यहाँ पर बहुत क्रिटिकल है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत क्रिटिकल है। एक्चुअल में क्या है कि पावर और एनर्जी को बहुत बार पढ़े लिखे इंसान भी जो है मिसमैच कर जाते हैं और एक ही जो है इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में पावर क्या है? पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर मैं किसी को मारता हूँ और मतलब फास्ट मारता हूँ किसी को, अगर मैं बॉक्सर है जैसे मोहम्मद अली है या कोई भी बॉक्सिंग करता है, अगर वो पंचिंग करेगा तो कितनी हाउ फास्ट ही पंच, दैट इज द पावर। वो इम्पैक्ट कितना डलेगा उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट। स्लो मूव करेगा तो कम इम्पैक्ट होगा और ज़्यादा फास्ट मारेगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो यही तो पावर है। पावर क्या है? पावर यही वर्क डन पर यूनिट है। मैंने कितना वर्क डन किया उसको पंच करने में और टाइम, कितने टाइम में। अगर मिनिमम टाइम में मैं फास्ट वर्क डन करता हूँ तो पावर ज़्यादा होगी और कम टाइम में करूँगा तो पावर कम होगी। जी हाँ, यही पावर है और कोई पावर का लॉजिक नहीं है। पावर केवल यही डेफिनेशन है, फॉर्मूले से ही वर्क डन पर यूनिट टाइम। और पावर को जो है वॉट में मेजर किया जाता है, यूनिट इसकी ऐसा यूनिट वॉट है। लेकिन जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जानने के लिए। एक बार फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने ये बोला था कि अगर आपको पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को जानना है, यू वांट टू नो अबाउट द यूनिवर्स, देन यू merely three things knows. One is energy, second is the frequency, and third is the vibration. So energy is a thing, and Albert Einstein in मास एनर्जी इक्विवेलेंस E is equal to mc स्क्वायर, यहाँ भी एनर्जी है। तो एनर्जी बहुत 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 ह्यूज टर्म है, यहाँ हम पढ़ेंगे अपने हिसाब से। एक लिमिटेड दायरा है, केवल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इसके अलावा जो एनर्जीज है, केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, काफ़ी एनर्जीज हैं हमारी, न्यूक्लियर एनर्जी है, फिजन फ्यूज़न जहाँ होता है। तो लेकिन एनर्जी बहुत वास्ट टर्म है। मैं आपको बताऊं, जब ये यूनिट हम पढ़ेंगे तो हर चीज़ को जानेंगे कि एनर्जी क्या है। एनर्जी एक्चुअल में क्या है कि पावर एनर्जी नियरली सेम है, लेकिन पावर जो है, एनर्जी जो है, हमें फील जो किसी चीज़ का इफेक्ट जो हो रहा है वो एनर्जी है। मतलब सन, अगर सन का रेडिएशन, सन के अंदर एनर्जी है, हम बोलते हैं कि सन एज अ ह्यूज एनर्जी, सन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो वो एनर्जी का मीनिंग क्या है? वो हीलियम, जो हाइड्रोजन और हीलियम में फ्यूज़न और फिजन हो रहा है, मतलब एक जो वहाँ पर फिनोमिना, जो ऑब्जेक्ट है दूसरे में चेंज हो रहा है, तो जो रिलीजिंग जो उसका एफर्ट है, रिलीजिंग जो उसकी पावर है, वो उसको रिलीजिंग एनर्जी बोला जाएगा। रिलीजिंग जो है, जो रिलीज कर रहा है उसको एनर्जी बोला जाएगा। एनर्जी हमें, टेम्परेचर इज एनर्जी। टेम्परेचर का मीनिंग क्या है? एनर्जी का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि एनर्जी हमें ये बताती है कि कोई भी चीज़ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है, वो एनर्जी है एक्चुअली। तो ये एनर्जी है, ब्रॉड टर्म है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं अपने व्यूज़ को, क्योंकि यूनिट में अच्छे से कवर अप करेंगे, इसको बिल्कुल कवर अप करेंगे, हर एक एग्जाम्पल को प्रिपेयर करेंगे और लाइव रियल जो है टाइम में हम एग्जाम्पल्स को जानेंगे। फिफ्थ यूनिट है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। जी हाँ, मोशन, यहाँ भी एक वर्ड आता है मोशन।
क्या है ये हम काइनेमैटिक्स में पढ़ा, हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा और फिर से मोशन आ चुका है। तो मोशन को हम जान चुके हैं काइनेमैटिक्स और लॉज ऑफ मोशन में, बट मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक्चुअल में क्या है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमें क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें बहुत सारे एटम्स से मैटर बनता है और मैटर से फिर एक बॉडी का निर्माण होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोला जाता है क्योंकि वो पार्टिकल्स से मिलकर बना है। पार्टिकल्स आप ऑब्वियसली जानते हैं, एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सब पार्टिकल्स की रेंज में है। क्वार्क्स, फर्मियोन्स, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था ये सब। तो ये पार्टिकल होते हैं और इन पार्टिकल्स को कंबाइन करके जो एक ऑब्जेक्ट का जो निर्माण होता है उसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल देते हैं। पूरा मोशन जो हम यहाँ स्टडी करेंगे, लेकिन आगे एक टर्म आई है रिजिड बॉडी। जी हाँ, यहाँ पर हम केवल रिजिड बॉडीज की स्टडी करेंगे चैप्टर 5 में। रिजिड मीन्स क्या, दो तरह के जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक रिजिड, एक फ्लूइड। गैसेस जो भी होता है, लेकिन यहाँ रिजिड और फ्लूइड की बात होगी। फ्लूइड एक्चुअल में क्या है कि जो पोजीशन को अच्छे से गेन ना कर पाए और जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर अपने आप से, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वहाँ कम होती है। लेकिन रिजिड बॉडी जो है एक सॉलिड बॉडी होती है, सॉलिड अपीयरेंस उसकी जो है में नज़र आती है। तो ये सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं, फ्लूइड नहीं, सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं, उनके मोशन से रिलेटेड जो जितना भी कुछ हम हैं वो इस यूनिट में पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। यहाँ एक वर्ड और आएगा, सेंटर ऑफ मास, बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो। सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में क्या है कि किसी भी ह्यूज बॉडी, अर्थ है या कुछ भी है, उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर मीन्स पूरी बॉडी, ये एक मार्कर है, इसका भी एक सेंटर ऑफ मास होता है। ये पूरा का पूरा एक वो जो सेंटर पॉइंट होता है उसका, वहाँ पर इस पूरे जो है पेन का जो मास होगा वो लाई करेगा, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है, यहाँ पर हम काफ़ी रोटेशन सिस्टम, हर चीज़ जो मोशन से रिलेटेड है, स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, यहाँ हम हर चीज़ को कवर करेंगे। रोटेशनल मोशन भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अर्थ का टॉर्क एक जो है फोर्स ही होती है और वो भी यहाँ एनालाइज करेंगे। और काफ़ी थ्योरम्स भी हैं यहाँ पर, सारा इस यूनिट में आएगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मोशन उसका हम जानेंगे। तो 6th यहाँ पर जो है हर चीज़ को लॉज ऑफ मोशन की कवर अप किया गया है इस 5th यूनिट में, लेकिन अलग हिसाब से। सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो सारा का सारा जो है तीनों जो लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी इस यूनिट में हम कवर करेंगे। लेकिन एंगुलर जो मोशन है उसकी बात भी यहाँ हम करेंगे। हर चीज़ को एंगुलर जो है वे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये 5th यूनिट में आएगा। फिर बात करते हैं 6th यूनिट की, जो कि ग्रेविटेशन है। ये मेरी सबसे फेवरेट यूनिट है, ग्रेविटेशन। जी हाँ, ग्रेविटेशन यूनिट में हम सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं केपलर लॉ को। बहुत 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 ह्यूज एप्लीकेशंस इसकी हैं। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ केपलर्स लॉ। आज भी इवन इन टुडे वर्ल्ड केपलर लॉ इज प्रेटी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द साइंटिस्ट, बिकॉज इनको हर चीज़ में यहाँ यूज करते हैं। एक हफमैन जो है मोशन जो है स्टेशनरी मोशन उसको बोला जाता है, वो भी यहाँ पर आता है कि भाई कैसे हम किसी चीज़ की ट्रेजेक्ट्री को, जैसे अर्थ है सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, कितने टाइम में वो किस पोजीशन पे पहुंच जाएगी, सब केपलर के जो है नियम हमें बताते हैं। कितना टाइम उसको स्वैप आउट होने में लगेगा, तो सारा पेरी-हेलन को वो बताता है। केपलर का फर्स्ट लॉ, नियरेस्ट पॉइंट सन से अर्थ का, फर्दर पॉइंट अर्थ का सन से, सब कुछ केपलर लॉ बताएंगे। उसके बाद न्यूटन्स का डिडक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी हाँ, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में फिजिक्स के बताया था, दे बोथ आर डिफरेंट, जी एंड जी। ग्रेविटेशन ये कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशन की वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है, इक्वल मानी जाती है, लेकिन स्मॉल जी चेंजेबल है। यूनिवर्स में हर जगह ये चेंज होती है इसकी वैल्यू। मून पे जो है ग्रेविटेशन की वैल्यू कुछ और होगी
अर्थ पे कुछ और होगी, जुपिटर पे कुछ और होगी। इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। जी हाँ, हर ब्लैक होल के पास कितना ज़्यादा ह्यूज जो है ग्रेविटी होती है, जी की वैल्यू आप समझेंगे नहीं। अर्थ पे जी की वैल्यू हम 9.8 बोलते हैं, लेकिन ब्लैक होल पे अगर हम जी की वैल्यू की बात करें तो नियरली वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। इट्स ए ह्यूज टर्म। वो ब्लैक होल इवन लाइट को भी वो एस्केप नहीं होने देता अपने पास से, लाइट को भी बैंड करता है। लाइट की स्पीड आप देखिए कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, उसके बावजूद लाइट को इतनी ह्यूज स्पीड को भी वो टिल्ट कर देता है अपनी तरफ। सो मैं क्या कहूँ, आई हैव नो वर्ड्स। तो ये भी डिफरेंट है, ये लगता है कैपिटल जी, लेकिन पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा, अब तक सेम रहेगा, आगे का पता नहीं। रिसर्च है, साइंस है, फिजिक्स है, आइडियाज़ हैं, क्रिएटिविटी है। कब चेंज हो जाए कोई चीज़ कोई कुछ नहीं कह सकता। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हर चीज़ को जो है एकदम से शॉक कर दिया फिजिक्स को उस टाइम पे, जब ये बोला जाता था कि उसने लॉज ऑफ मोशन को यहाँ गलत साबित कर दिया। क्योंकि देखिए, आप समझिए कि जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है, 11th-12th वाला या हायर स्टडी वाला भी, तो वो ये समझिए कि हम वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। लेकिन टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। आइजैक न्यूटन ने क्या कहा था कि टाइम एब्सोल्यूट है। हर जगह ब्रह्मांड में टाइम इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे अगर क्लॉक अगर आवाज़ करती है तो ब्रह्मांड के हर कोने में उतनी ही सेकंड जो हुई होगी। न्यूटन का मानना था कि टाइम एब्सोल्यूट है, इसलिए हर लॉ को न्यूटन ने एब्सोल्यूट टाइम के हिसाब से बनाया। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हर चीज़ को शॉक्ड कर दिया जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिविस्टिक टर्म। ये रिलेटिव है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, हर जगह ये रिलेटिव है ब्रह्मांड में। और ये थ्योरी जो है सही साबित हुई, और अब न्यूटन के लॉज को भी बहुत जगह पे क्रॉसओवर कर दिया जाता है। अगर आप ज़्यादा हाईटेक चीज़ों की बात करेंगे, स्पीड गति जहाँ पर तेज होगी तो वहाँ ये लॉज खत्म हो जाते हैं। क्यों? स्पीड ऑफ लाइट पे ये ब्रेकअप हो जाते हैं। स्पीड ऑफ नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट पे भी ये लॉज ब्रेक हो जाते हैं आइजैक न्यूटन के। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि टाइम रिलेटिविस्टिक है, एब्सोल्यूट नहीं है। जब स्पीड ऑफ लाइट की गति से कोई चीज़ ट्रेवल करती है तो टाइम थम जाता है, वहाँ पर टाइम स्लो हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज आ गया तो एक्सेलरेशन में भी चेंज आ जाएगा। तो बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं, बहुत मैं कहूँगा बहुत ही खिचड़ी है, साइंस है, लेकिन इसको क्लियर आप अपने व्यूज़ रखेंगे, हर चीज़ को क्लियर रखेंगे तो मेरे हिसाब से कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आएगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी तो बहुत अच्छी बात है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम आना फिजिक्स में एक बेसिक चीज़ है और आनी भी चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो इसका मतलब आप बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं फिजिक्स की। फिजिक्स अगर आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स आना जरूरी है, आएगी तो समझना आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। अदरवाइज आप केवल रटी रटाई चीज़ को रट रहे हैं या ऐसे ही बस चल रहे हैं। यही फिजिक्स है। ग्रेविटेशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इवन यहाँ पर सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, हाइट पे किस हाइट पे हमें सैटेलाइट को जो है लॉन्च कराना है, हर चीज़ जो है हम यहाँ पढ़ेंगे। और ग्रेविटी पे क्या असर पड़ता है, डेप्थ में ग्रेविटी कितनी होती है एक्चुअल में, अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे सरफेस से तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ग्रेविटी कम होगी या ज़्यादा होगी। डेप्थ में अगर हम धरती के सेंटर में जाएंगे तो ग्रेविटी कम या ज़्यादा, सरफेस पे कितनी ग्रेविटी, ये सब हम पढ़ेंगे। इक्वेटर जो अर्थ है वो इलिप्टिकल है, तो इक्वेटर उसका जो है पोल से थोड़ा सा बड़ा है, आई थिंक 21 किलोमीटर बड़ा है इक्वेटर। तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ जी भी चेंज होगा, ग्रेविटी चेंज होगी इक्वेटर से। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सब यूनिट में जानेंगे। और एक बहुत अच्छा जो है लास्ट ग्रेविटेशन में एक लास्ट है टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा, और जानना बहुत ज़रूरी है एस्केप वेलोसिटी को।
एस्केप वेलोसिटी एक्चुअली में क्या है कि किसी चीज़ अर्थ के सरफेस, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से कोई चीज़ जब एस्केप हो जाए उसको एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। तो सिंपल 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की हमें स्पीड देनी होगी। अगर अर्थ के फील्ड से एस्केप कराना है, रॉकेट है वो 11.2 से अगर कम रह जाएगा तो वापस ग्रेविटी उसको जो है अपनी तरफ खींच लेगी। तो 11.2 ये मिनिमम वो स्पीड है जिससे एस्केप हो जाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट एस्केप हो जाएगा। फिर सैटेलाइट को भी ऐसे ही लॉन्च किया जाता है, रॉकेट्स को भी। तो लेकिन ब्लैक होल के केस में, जुपिटर के केस में, सन के केस में, ये सब मास पे डिपेंड करता है कितना एस्केप होगा। मैंने अभी आपको बताया ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट को भी टिल्ट कर देता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जाने वाली स्पीड को वो टिल्ट कर देता है। तो उसकी एस्केप वेलोसिटी आप समझ नहीं सकते। इसलिए बोला जाता है कि ब्लैक होल जैसी चीज़ में से सबसे बड़ी मिस्ट्री है यूनिवर्स की, कोई भी चीज़ वापस कभी नहीं आती, क्योंकि उसका बहुत पावरफुल, एक मैं कहूँगा, कुछ भी बोलिए आप, मैग्नेटिक फील्ड बोलिए, मैं वैसे बोल रहा हूँ, वैसे एक्चुअल में तो एस्केप वेलोसिटी ग्रेविटी ही है, लेकिन हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर काम करे, क्योंकि एक मिस्टीरियस चीज़ है, किसी को नहीं पता क्या है। तो कोशिश तो की थी कि पूरी फिजिक्स को कवर करेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और शायद बड़े वीडियो को माइंड बॉगलिंग थोड़ा सा ये काम हो जाएगा, इसलिए आप भी टायर्ड फील करेंगे। तो हम 6 चैप्टर्स जाने हैं आज हमने, बाकी 4 हम कल पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो उनको भी ऐसे ही स्टडी करेंगे। फिर आप मेरे को बताना कमेंट में कि कौन सी यूनिट हम सबसे पहले स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, और हर यूनिट का एक टॉपिक जो है प्रैक्टिकल रियल लाइफ से हम जोड़ेंगे। ये फिजिक्स है, यहाँ प्रॉब्लम्स आएगी, आप जो है गलतियाँ भी करेंगे, जरूरी है गलतियाँ करना, गलतियों से ही बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। जी हाँ, ये सारा सब गलतियों से हुआ है, एक दूसरे को गलत साबित करके ही। न्यूटन ने किसी को किया, न्यूटन को किसी ने किया, एल्बर्ट आइंस्टीन को किया, नील्स बोर, और काफ़ी डिबेट चले यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स पे, क्वांटम फिजिक्स पे। तो यही फिजिक्स है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा 11th और 12th के स्टूडेंट्स को जरूरी, खासकर। सो बाय।